सीवी आनंद बोस राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल में जो काम कर रहे थे, तो इनकी तबीयत 2-3 बार पहले खराब हो चुकी है, अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाला, खबर पढ़ने वाला और पश्चिम बंगाल को समझने वाला हर व्यक्ति ये समझता था कि सीवी आनंद बोस जो है वो इस्तीफा करने वाले हैं। सीवी आनंद बोस को तकलीफ नहीं है, जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए उनको तकलीफ नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता को इससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने सीवी आनंद बोस की नियुक्ति के समय पर सीवी आनंद बोस को लेकर क्या क्या नहीं कहा था, आज वो ममता बनर्जी लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दे रही है कि भाई ऐसे कैसे हटा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसी राज्यपाल के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, इसी राज्यपाल पर आपने कितने संगीन गंभीर आरोप लगाए और आज सारे तृणमूल कांग्रेस के कर्मी ऐसे हाहाकार मचा रहे हैं कि पितामह खो दिया हो। सीवी आनंद बोस कितने बड़े व्यक्ति थे। इस रेड रोड पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे जब परेड होता था, उस परेड में धनखड़ जी जब आते थे तो उनको ब्लैकआउट कर दिया था, गवर्नर को ब्लैकआउट कर दिया था, उनको ये टाइम नहीं मिलता था टीवी पर। और जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से, यही ममता बनर्जी, यही तृणमूल और कांग्रेस, सब लोग विलाप करने लगे। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं दी पैम्फलेट। आप जानते हैं इस वक्त हमारी टीम जो है पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा कवर कर रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर कई बड़ी खबरें हैं, लेकिन आज जिस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं उसने कल न्यूज साइकिल को ब्रेक की थी। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अचानक इस्तीफा और एक नए गवर्नर की नियुक्ति। हालांकि कई राज्यों में जो गवर्नर हैं वो रिशफल किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनावी राज्य में कुछ समय पहले चुनाव से अचानक गवर्नर क्यों बदला गया है, इसके क्या मायने हैं, और इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष जी हैं। प्रत्युष जी, चुनाव से ठीक पहले गवर्नर का बदला जाना, उसके बाद ममता बनर्जी की उसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया आना, क्या मायने हैं इसके? नहीं, मायने तो कुछ भी नहीं है। मूलतः बात यह है कि सीवी आनंद बोस राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल में जो काम कर रहे थे, तो इनकी तबीयत 2-3 बार पहले खराब हो चुकी है, अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाला, खबर पढ़ने वाला और पश्चिम बंगाल को समझने वाला हर व्यक्ति ये समझता था कि सीवी आनंद बोस जो है वो इस्तीफा करने वाले हैं। अब होता क्या है कि जब आप इस्तीफा करने की बात करते हो, तो राज्यपाल चूंकि एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इस्तीफा भी ऐसे समय पर होना चाहिए जब तुरंत उनके बदले कोई नियुक्ति हो सके। तो ऐसा नहीं उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया होगा, जरूर पहले बात हुई होगी, उनको समय मिला होगा कि आप इस दिन दिल्ली आकर इस्तीफा दीजिए और फिर हम नया राज्यपाल नियुक्त करेंगे। सीवी आनंद बोस को तकलीफ नहीं है, जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए उनको तकलीफ नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता को इससे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने सीवी आनंद बोस की नियुक्ति के समय पर सीवी आनंद बोस को लेकर क्या क्या नहीं कहा था, आज वो ममता बनर्जी लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दे रही है कि भाई ऐसे कैसे हटा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझसे होम मिनिस्टर, लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर कॉल्ड मी आफ्टर अपॉइंटमेंट, होम मिनिस्टर लिख के एक स्पेस है, मतलब पहले अमित शाह लिखा गया था, बाद में हटा दिया गया है। वजह साफ है, नाम नहीं लेना चाह रही है। मुझे बाद में फोन करके बोला गया कि ये हो चेंज हो रहा है, मुझसे कंसल्टेशन नहीं लिया गया। कंसल्टेशन करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आज जो तृणमूल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट सुब्रतो बक्सी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं मांगा गया, पुंछ कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं मांगा गया। तो भाई तृणमूल कांग्रेस जब ये फेडरलिज्म की बात करती है, जब ये कमीशन की बात करती है, जब ये सेंट्रल रिपोर्ट्स की बात करती है, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप कौन सा रिपोर्ट मानते हैं? आपके जब आईएएस आईपीएस कैडर्स को दिल्ली बुलाया जाता है, आप भेजते नहीं है। आप कोई भी कानून नहीं मानते हैं, आप चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं। आप इसी राज्यपाल के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, इसी राज्यपाल पर आपने कितने संगीन गंभीर आरोप लगाए और आज सारे तृणमूल कांग्रेस के कर्मी ऐसे हाहाकार मचा रहे हैं कि पितामह खो दिया हो। सीवी आनंद बोस कितने बड़े व्यक्ति थे। ऐसे ही मुझे जब मेमोरी फ्लैशबैक होता है तो धनखड़ जी याद आते हैं। धनखड़ जी जब राज्यपाल पश्चिम बंगाल के थे, तो सारी शिकायत धनखड़ जी से थी। इस रेड रोड पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे जब परेड होता था, उस परेड में धनखड़ जी जब आते थे तो उनको ब्लैकआउट कर दिया था, गवर्नर को ब्लैकआउट कर दिया था, उनको ये टाइम नहीं मिलता था टीवी पर। और जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से, यही ममता बनर्जी, यही तृणमूल और कांग्रेस, सब लोग विलाप करने लगे। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इसको बहुत बहुत चीजों से जोड़ा जा रहा है कि इनको लाया गया है आर.एन. रवि जी को, तो आर.एन. रवि जी जो है वो आएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा, चुनाव डिले हो जाएगा। इस पे तो हम बात करेंगे अभी नई वाली चीज पे। देखिए,
पश्चिम बंगाल के साथ कई और राज्यों में भी जो है लेफ्टिनेंट बिल्कुल। गवर्नर और गवर्नर बदले गए। हाँ हाँ मसलन बात की जाए दिल्ली की, लद्दाख की, हिमाचल की, बिहार की। हाँ। बिहार तो कल अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूज साइकिल में रहा। सुबह जो है मुख्यमंत्री राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं और शाम आते आते वहां के भी गवर्नर बदल दिए जाते हैं। हालांकि उसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं पर भी हम देखते हैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं है, बहुत ज्यादा। बहुत कुछ है तो बधाई दी जा रही है, या कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी रीशफलिंग क्यों हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में किसी भी एक मुद्दे को एग्जेजरेट किया जा रहा है, ये नोटिस में आ रहा है। चाहे आप देखिए कि एसआईआर की लिस्ट आई 28 फेब को, उसके तुरंत बाद जो है तृणमूल जो है वो लगातार ट्वीट करती हुई नजर आई। आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन 6 तारीख है और हम चूंकि ममता बनर्जी का ही प्रोटेस्ट कवर करने आए थे, बहुत ज्यादा साउंड है वहां पे, इसकी वजह से हम थोड़ा दूर आके ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उसमें मतलब कि एसआईआर को लेकर भी मुद्दे को एग्जेजरेट किया जा रहा है और सीवी बोस को लेकर भी मुद्दे को एग्जेजरेट किया जा रहा है। तो क्यों ऐसा एग्जेजरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर बहुत सिंपल सी बात करें तो पूरा जो कार्यकाल रहा है सीवी बोस साहब का, वो बहुत ज्यादा सरकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा है। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत बार नजर आया है कि बयानबाजियां रही हैं राज्यपाल के खिलाफ और अचानक उनके इस्तीफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वजह नजर आती है आपको? नहीं, वजह साफ है कि चुनाव के समय में सीवी आनंद बोस जी का जो इस्तीफा हुआ है, इसके बहाने से ममता बनर्जी को थोड़ा सा प्रासंगिक होना है। अगर आप उस 2-3 दिन का 4 दिन का न्यूज साइकिल देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के नैरेटिव को भी कोई विशेष स्थान मिल नहीं रहा है। एसआईआर का लिस्ट आया, इन लोगों ने कहा कि भाई लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, पर जिनके नाम काट दिए जा रहे हैं वो लोग मिले नहीं। कुल मिल के पूरे पश्चिम बंगाल से 20-22 लोग नहीं मिलते हैं यहाँ मंच पर लाने के लिए। अब चुनाव आयोग के जो यहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि भाई इतने बड़े लिस्ट में 50-60 हजार नाम तो गलती हो ही सकते हैं, उसके लिए अपील का स्पेस है। तो रिलेवेंस के लिए और जो भय है, भय क्या है, इन्हें भय इस चीज का है कि चुनाव के पहले ही सेंट्रल फोर्सेस को उतार दिया गया है और जब चुनाव आएगा तो जिस तरह से माइक्रो ऑब्जर्वर एसआईआर करा रहे हैं, अगर वो माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव कराते हैं और जिस तरह से ये लोग कोर्ट में गए थे एसआईआर को रोकने के लिए, उसका उल्टा परिणाम क्या हुआ कि कोर्ट ने लगा दिया जुडिशियल ऑफिसर से एसआईआर कराने के लिए। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये तो गई थी एसआईआर बंद कराने के लिए। होता है ना वो कि कुछ और बनने गए, कुछ और बन कर आ गए। चौबे गए, हाँ, अरे गए छब्बे जी बनने। ये बात करना थोड़ा सा माहौल खराब चल रहा है इस समय। तो एसआईआर की तो इन बात उल्टी पड़ गई। तो अब ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स कहीं चुनाव ना कराने लग जाए। अच्छा, ये चुनाव कराएंगे तो ओवरसी राज्यपाल ना कर लें, और राज्यपाल करें तो आरएन रवि जी डिप्टी एनएसए रह चुके हैं। तो ये सब जो एंजाइटी है, एंजाइटी किसके मन में रहता है? पश्चिम बंगाल में एक कहावत है, ठाकुर घोरे के अमी तो कोला खाई नहीं। मतलब पूजा घर में कौन है, तो अंदर से मतलब अरे मैंने केला नहीं खाया है। तो जो चोरी करता है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। राज्यपाल का बदला जाना एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको फर्क तभी पड़ेगा जब आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ हटा रहे हो और आपके मन में कोई चोर हो। तो ठाकुर घोरे के आमी तो कोला खाई नहीं, ममता बनर्जी ने स्टेज लगा के बोलना शुरू कर दिया। अभी हम लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट से ही लौट के आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग प्रोटेस्ट, पश्चिम बंगाल के प्रोटेस्ट से परिचित हैं, वो ये चीज जानते होंगे कि प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे एक सड़क जो है वो उसका चयन होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा मंच लगा दिया जाता है। और मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लोग, अगर बहुत ज्यादा कुर्सियां अगर लगती हैं तो 200-250 लगती हैं, उससे ज्यादा नहीं लगती हैं। क्योंकि आप सड़क पे कितनी ही ज्यादा कुर्सियां लगा लेंगे और थोड़ा सा एरिया और रहता है बस जिसके अंदर कुछ लोग खड़े रहते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पीकर्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं प्रोटेस्ट की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। तो बात करना, संवाद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अभी हम लोगों ने 20-25 लोगों से अमूमन बात की, जो लोग रुके टिके, और सभी लोगों से हमने एक ही सवाल पूछा कि क्या आपका नाम एसआईआर में है? तो उन्होंने मेरा है। तो मैंने बोला कि फिर आप क्यों आए हैं? तो किसी के चाचा का नाम नहीं है, किसी के चाची का नाम नहीं है, तो किसी के दोस्त का नाम नहीं है। और जब हम पूछते हैं कि उन चाचा का नाम बता दो, चाची का नाम बता दो, तो फिर वो बोल देते हैं कि हमें भाषा समझ में नहीं आ रही है, जो भी चीज, हमें स्कूल जल्दी जाना है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको नजर आए तो हमको लगा फर्स्ट टाइम वोटर से कम्युनिकेट किया जाए। अपने आप में बड़ा विचित्र है ये कि बहुत सारे राज्यों में हम गए हैं, आमतौर पे 18 साल का बच्चा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उत्तराखंड में या पहाड़ी इलाकों में। आपको नहीं पता चलता है कि ये 18+ हो चुके हैं या नहीं हो चुके। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की जो फिजिक वगैरह है उससे तो आप एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ भाई ये 18 के हुए या नहीं हुए। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आए, यकीन नहीं मानिएगा आप, लेकिन ये सच्चाई है कि कोई भी 18 का नहीं हुआ था। ये अब
जो हमारे पास जो लोगों ने हमें बोला वो आपको, आप नहीं थे वहां पे, नहीं मैं और मैं विक्की थे वहां पे, कि हम लोगों ने सोचा फर्स्ट टाइम वोटर के साथ ना हम हर जगह पे वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमारा पैटर्न भी देखेंगे तो हमारे रहता है कि फर्स्ट टाइम वोटर का मिजाज जाना जाए। तो यहाँ पे भी हमको वो मिल गए लोग, तो फिर एज क्रिएटर एज जर्नलिस्ट हमको लगता है कि नहीं यार बात की जाए, लेकिन कोई भी 18 का नहीं हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। बहरहाल एक और चर्चा ने जन्म लिया है और ये चर्चा बड़ी खतरनाक हो गई है। चर्चा ये है, साकेत गोखले पूर्व राज्यसभा एमपी, अब उनका कार्यकाल तो आगे बढ़ा नहीं, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में, मतलब पोस्ट कम, वो ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्स्पिरेसी सीरीज होती है ना, वो सीरीज बहुत ज्यादा है कि गवर्नर बदले गए हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, एसआईआर की लिस्ट में सारे नाम जो नहीं आए उसके पीछे की क्या मंशा है। और कुल मिला के सार उन्होंने ये बता दिया है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे, और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे उसके पावर को छीनना चाहती है। अब मैं मुख्य सवाल पे तो आऊंगा ही आऊंगा, इस कॉन्स्पिरेसी सीरीज में आपको कितना दम लगता है ये बताइए। देखिए, साकेत गोखले जब ये 2 किलोमीटर लंबा ट्वीट लिख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा, उनके लिए वो होगा यूरेका मूवमेंट होगा, कह रहे आज तो मैंने कुछ इजाद कर लिया है, ठीक है। उनको ऐसा लगा था कि मैंने कुछ अतिरिक्त कुछ लिख दिया है। हाँ। लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अगर बात करेंगे तो सबके मन में ये भावना, ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये डर वहां से आता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में जो बात है वो ये है कि क्या हम लोग इस सरकार के रहते हुए एक स्पष्ट और साफ और बिना किसी हिंसा भय का वोट कर पाएंगे। उस एंजाइटी से लोग ये बोलते हैं। लेकिन आज तक की बात करें तो ऐसा कोई आधार जमीन पर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जब ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट आई थी तो कहा गया था कि नॉमिनेशन के दिन के पहले तक सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो नाम आएंगे उस लिस्ट में जितने लोग रहेंगे वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम आम तौर पर भी चुनाव की प्रक्रिया देखें तो चुनाव घोषणा होने के बाद भी कुछ नए वोटर्स का नाम ऐड होता रहता है नॉमिनेशन के दिन के पहले तक। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इसमें क्या हो सकता है वो किसी को नहीं पता क्योंकि उड़ीसा, बिहार, बाकी राज्य से जुडिशियल ऑफिसर्स पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। और चूंकि ममता बनर्जी खुद ये चाहती थी कि कोर्ट इसका जिम्मेदारी करे तो कोर्ट की निगरानी में एसआईआर लिस्ट का निरीक्षण हो रहा है। और अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव डिले होता है, जैसा कि साकेत गोखले जी बहुत यूनिक रिसर्च करके समझ रहे हैं कि बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी ही है, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। बेसिकली आपको समझना होगा कि भारत का कोई नागरिक वोट देने से वंचित ना रहे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार कहता है, सबका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अगर ढंग से देखा जाए तो, बोला जाए तो। और कोई भी कानून जो है इतना बड़ा नहीं हो सकता है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना बड़ा नहीं हो सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करता हो। ये बात बहुत स्पष्ट है हमारे संविधान के अनुसार। ऐसे में जब ममता बनर्जी कोर्ट गई और 60 लाख लोग जो अभी जांच के घेरे में हैं, उन लोगों को अभी जुडिशियल जो पूरी की पूरी टीम बैठेगी उनके सामने जाके अपने प्रूफ्स वगैरह देने होंगे, या जुडिशियल टीम ये तय करेगी कि ये लोग वोट देने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल है या नहीं है। ऐसे में ये बात बिल्कुल सत्य है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोगों के भीतर एक माहौल, एक चीज संशय है कि क्या ये लिस्ट चुनाव से पहले आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको हम बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पश्चिम बंगाल का दौरा होना है, इसी सप्ताह में होना है। 9 और 10 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनाव की घोषणा हो जानी है। लेकिन अभी भी ये बात, एक क्वेश्चन मार्क ये है कि इन 60 लाख लोगों का क्या होगा, ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे कि भैया नॉमिनेशन की तारीख तक जो लोग भी एलिजिबल पाए जाएंगे वो सब वोट दे पाएंगे और बाकी वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे उसको लेकर टीएमसी का जो स्टैंड रहेगा वही तय करेगा इलेक्शन की दिशा और दशा। ये स्पष्ट है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी का भी कोई कृत्य जो है वो इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला, जो जमीन पे हमें नजर आ रहा है। हाँ, टीएमसी किस तरीके से प्ले करेगी, क्या टीएमसी जुडिशियल जो टीम बन रही है उनका सम्मान करेगी, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सम्मान करेगी, और जो वो फैसला करेंगे उसका सम्मान करेगी, तो तय समय पर चुनाव होने ही होने हैं, ये चीज बहुत स्पष्ट है। और अगर वो सम्मान नहीं करती है, वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है, तो ये भी चीज स्पष्ट है कि फिर तय समय पर चुनाव होना थोड़ा सा संशय में नजर आ रहा है। और फिर अगर ऐसा होता है और सरकार की जो आधिकारिक समय है इस सरकार का वो 7 मई है, तो फिर तो राष्ट्रपति शासन का लगना जो है बेहद
सामान्य बात हो जाएगी। आपका क्या टेक रहेगा इस पे? इसमें तो ये है ना कि तृणमूल कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। हम्म या तो आप इस चुनाव में प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए हम्म या इसका विरोध करिए, हम्म लेकिन विरोध करने का स्पेस कितना ये देखना पड़ेगा। हम्म सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर बात पर कोर्ट मत आया करिए, हम्म हम लोगों ने इसका निवारण कर दिया है। हम्म अब ये सारा फैसला उनके ही कारण आया है, हम्म। तो इसमें वो बहुत कुछ कर नहीं सकती हैं। नहीं, फिर भी इनके एक लिए एक स्कोप तो खुला हुआ है ना। इनके लिए स्कोप क्या है, ये कि अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं। अब जो प्रक्रिया चुनाव आयोग करेगा उसमें ही पार्टिसिपेट करना है, या हंस के करना है या रोके करना है। लेकिन बात ये है कि जब चुनाव होगा और अगर 7 मई के बाद चुनाव होता है, तो ये समझ लीजिए कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में है, जो पंचायत उसके कंट्रोल में है, जो जिला परिषद उसके कंट्रोल में है, और जो जनता को लगता है कि ये अधिकारी जो आज वोट करवा रहा है, कल को वो मेरे जो स्कीम से उसका एनरोलमेंट करेगा, वो जो भय होता है, वो जो चिंता रहती है हम लोगों के मन में, वो लक्ष्मी भंडार हो, युवा साथी हो, वो सारी चिंता चली जाएगी। तो जितना वोट आगे बढ़ेगा, उतना तृणमूल कांग्रेस के लिए ही खतरा है। और तो वो तो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, हम्म। भले विरोधिता करने के लिए, रिलेवेंट बने रहने के लिए रोज नया नया बात किया जाता है। एसआईआर का जो मुद्दा नजर आ रहा है, सिंपल सी बात है, जो आज मंच पे भी लोग खड़े हैं, उनकी जगह मंच पे नहीं होनी चाहिए थी। उनकी जगह जो होनी चाहिए थी, जो जुडिशियल टीम बनी है, जिसकी निगरानी में ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं, उनके पास ये जगह होनी चाहिए थी। उनके समक्ष उन्हें पेश करना था, उनके डॉक्यूमेंट्स को पेश करना था कि हाँ भाई, इनका नाम क्यों हट गया। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार जो एक चीज नजर आ रही है, ये चुनाव वैसा नहीं है जैसा 2021 में हुआ था या 2016 में हुआ था। इस चुनाव में सुगबुगाहट 2011 वाली है। मतलब एक महीना पश्चिम बंगाल टहलने के बाद हम ये बात कह सकते हैं। जैसे हमने बिहार को लेकर भी ये चीज कही थी, हमारी आपसे लगातार बात हो रही थी कि दुनिया इसे 2005 का चुनाव कह रही है, क्योंकि 3 नए प्लेयर्स आ गए। बट हमने कहा था कि ये 2005 वाला चुनाव नहीं, 2010 वाला चुनाव है। 2010 में जिस तरीके से नीतीश कुमार को बड़ा मैंडेट मिला था, आपको वही मैंडेट मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे भी ये चीज फील हो रही है कि 2011 की तरह ये चीजें मूव कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि टीएमसी इससे परिचित नहीं है या टीएमसी इस चीज को नहीं भाप पा रही है। जमीन का सेंटिमेंट टीएमसी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं भाप रही है, क्योंकि टीएमसी के पास हर जगह कार्यकर्ता है, एक आईबी है जो हमेशा लोगों के ऊपर, लोगों के मूड के ऊपर नजर रखती है। आप कहीं पे भी चर्चा करें, सोचिए कि हम ईडेंस के सामने भी चर्चा कर रहे हैं अभी, तो भी 1-2 व्यक्ति आके यहाँ पे सुन रहे हैं कि अच्छा इनकी चर्चा का विषय क्या है, ये किस मोड पे। कल ही हम जब परिवर्तन यात्रा कवर कर रहे थे, तो परिवर्तन यात्रा में जिन पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ के हमको सुनना जो है वो सुना था, वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार वो आए थे कि आखिर चर्चा क्या हो रही है। तो ये मान ले कि उनके पास इस चीज की सूचना नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये परिणाम ये बजट में भी नजर आता है आपको कि बजट में क्या किया गया है कि पिछली बार अगर जीत मिली थी, लक्ष्मी भंडार एक गेम चेंजिंग स्कीम था, तो इसको इंक्रीज किया गया। फिर जो लोग नाराज हैं 7,000 कंपनियों के बंद होने से, बेरोजगारी से, पलायन से, उनके लिए 1500 वाली एक और स्कीम को जन्म दिया गया, जिसे युवा श्री का नाम दिया गया है, युवा साथी, माफ कीजिएगा, युवा साथी का नाम दिया गया है। तो ऐसे में उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो डैमेज जमीन पर हो चुका है। वो कितना इससे कंट्रोल में आएगा वो तो बढ़ता हुआ चुनाव बताएगा। लेकिन चाहे वो राज्यपाल वाला मुद्दा हो, चाहे वो एसआईआर वाला मुद्दा हो, एक चीज स्पष्ट नजर आती है कि पश्चिम बंगाल की जनता इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, या बहुत ज्यादा इस चीज को पिक नहीं कर रही है। हाँ, न्यूज साइकिल में बने रहने के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम चूंकि हमारे पास स्ट्रिंगर्स तो है नहीं हर जगह पे, तो हम भी न्यूज सोर्स के लिए बंगाली न्यूज चैनल्स देख रहे हैं। और यकीन मानिए पिछले 7 दिन में पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। अमित शाह आए हैं, देवेंद्र फडणवीस आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली है, टीएमसी का एसआईआर के ऊपर धराधर आरोप लगे हैं। लेकिन न्यूज साइकिल में ये सारी चीजें ना रह के ईरान इजराइल वॉर चल रही है, तो जो स्पेस है वो टीएमसी का कम हो रहा है। जब ईरान इजराइल वॉर से फुर्सत मिल रही है, तो अमित शाह की स्पीच चल रही है, देवेंद्र फडणवीस की स्पीच चल रही है, पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं, शमिक भट्टाचार्य की बातें चल रही हैं। तो ऐसे में जो रेलेवेंस है वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि पिछली बार जो कम्युनिस्ट वोटर्स थे, चाहे भले ही कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन कम्युनिस्ट वोट बैंक ने इतना काम ममता बनर्जी के लिए अच्छा किया था कि कई ऐसी सीटें, लगभग 20 से 25 ऐसी सीटें थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। उसमें हार और जीत का जो अंतर था वो कम्युनिस्ट वोट बैंक को मिला हुआ अंतर था। बिल्कुल। और चूंकि परिवर्तन की बात जो है वो जमीन से निकल के आ रही है, ऐसे में कम्युनिस्ट वोटर का भी जो माइंडसेट है, जो काडर वोट है, जो चेंज लाना चाह रहा है, वो स्विच होता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसे में SIR हो या राज्यपाल वाला मुद्दा हो, वो जमीन पे नजर आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेन को हाइप देने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, चुनावी बस क्रिएट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये चुनाव बहुत शांत है, बहुत ठंडा है। इस चुनाव को गर्म किया जाए, कार्यकर्ताओं को गर्म किया जाए, उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको समाप्त किया जाए, इस चीज के लिए सारा का सारा प्रयास है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथी प्रत्युष जी लगातार जो इस तरीके की कहानियां हैं उसमें अवतरित होते रहेंगे और इनसाइड स्टोरी आपको बताते रहेंगे अपने सूत्रों के सहारे जो सभी पार्टियों में इनके मौजूद है। और हम जो है आप तक बंगाल चुनाव यात्रा से जुड़ी हुई रोचक खबरें लाते रहेंगे। कैमरे के पीछे विक्की, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।